नमस्कार सभी साथियों का हार्दिक स्वागत। आज इस वीडियो में हम केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं के संबंध में जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बीए तृतीय सेमेस्टर के आधुनिक काव्य के पर्चे में लगी हुई हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। और वे कविताएं जो लगी हुई हैं आपके पाठ्यक्रम में आधुनिक काव्य के पर्चे में, उसमें 2-3 कविताएं कुल हैं, जिसमें पहली कविता है मैंने उसको, एक और कविता है मुझे नदी से बहुत प्यार है, और तीसरी कविता है चंद्रगहना से लौटती बेर। ये 3 कविताएं। इन कविताओं पर बातचीत करने से पहले 1-2 बातें कहनी ज़रूरी हैं, जो कि वैसे भी मैं कक्षा में शुरुआत में सब बातें कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी संदर्भ पैदा करने के क्रम में आपको यह जानना चाहिए कि केदारनाथ अग्रवाल हिंदी कविता के सर्वथा अलग भावभंगिमा के कवि हैं, सर्वथा अलग तासीर के कवि हैं, असर के कवि हैं। प्रगतिशील काव्य धारा में जब हिंदी में विधिवत प्रगतिवाद आता है 1936 में, जिसमें नागार्जुन और त्रिलोचन के साथ जो सबसे बड़ा नाम था वो केदारनाथ अग्रवाल का था। यानी कि छायावाद के बाद की जो हिंदी काव्य धारा है उसमें केदार जी का नाम बहुत बड़ा नाम है। बांदा के थे, इलाहाबाद में वकालत करते थे, लेकिन उन्होंने जो कविताएं लिखी केदारनाथ अग्रवाल ने, वे कविताएं हिंदी की का सचमुच में गहना हैं। और ख़ास तौर पर हिंदी कविता की जो लोक परंपरा है, जो लोक चित्रण की परंपरा है, उसके सबसे बुनियादी कवियों में से एक है। नागार्जुन, त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल उस दौर में जिस तरह की कविताएं लिख रहे हैं, उसमें खेती किसानी, प्रकृति और रिश्तों की आत्मीयता की जो सबसे बुनियादी और गहन बुनावट कविता में मिलती है, वो केदार जी के यहाँ मिलती है। आपके कोर्स में जो कविताएं हैं, जैसे मैंने उसको, या चंद्रगहना से लौटती बेर, या मुझे नदी से बहुत प्यार है, जैसी कविताएं दरअसल उनकी उसी प्रगतिशील चेतना, उसी क्रांतिकारी बोध, उसी परिवर्तन के प्रति गहन और गहन आकांक्षा तथा प्रकृति के छोटे से छोटे अवयवों के प्रति गहरी अनुरक्ति की अभिव्यक्तियों के तौर पर आती हैं। यह जानकर आपको अच्छा लगेगा कि छायावाद के बाद हम प्रगतिवाद पढ़ रहे हैं और केदारनाथ अग्रवाल जैसे कवि को पढ़ रहे हैं, और तब जब हम निराला और पंत की बादल और बादल राग और संध्या सुंदरी जैसी कविताएं पढ़कर आ रहे हैं। यानी कि प्रकृति चित्रण की गहरी अभिव्यंजना की कविताएं आप छायावाद में पढ़कर आ रहे हैं, और छायावाद को प्रकृति चित्रण को छायावाद की मूल प्रवृत्ति के तौर पर चिन्हित रेखांकित करते हुए आप आ रहे हैं। तब एक और प्रकृति चित्रण का कवि, जो कि प्रगतिशील कवि है, जो कि प्रगतिवादी कवि है, उसको पढ़ना ज़्यादा रोचक होगा, क्योंकि ये देखने में आपको मिलेगा, या आप देख पाएंगे कि कैसे प्रकृति चित्रण की ही वह प्रवृत्ति जिसे हम छायावाद की पहचान मान रहे थे, अब वही प्रगतिवाद में आ गई है और कैसे बदल गई है। प्रकृति चित्रण का जो तरीका, अब देखिए, प्रकृति चित्रण अपने आप में एक विषय वस्तु है, वो छायावाद में भी है और प्रगतिवाद में भी है,
लेकिन छायावाद छायावाद है, प्रगतिवाद प्रगतिवाद, दोनों को लगभग विरोधी करके दिखाया जाता है। छायावाद कल्पना पर आधारित व्यक्तिवादी चेतना पर आधारित काव्य आंदोलन है, जबकि प्रगतिवाद पूरी तरह से यथार्थवादी दृष्टिकोण पर आधारित एक जो है भौतिक जीवन को केंद्र में रखकर चलने वाली काव्य धारा है। वहाँ कल्पना का बिल्कुल महत्व नहीं है, लेकिन बावजूद इसके प्रकृति चित्रण दोनों जगहों पर है। और केदार जी को पढ़ें तो आप इस बात को बराबर ध्यान रखें कि कैसे यहाँ प्रकृति चित्रण छायावाद के प्रकृति चित्रण से अलग है, और वो कैसे अलग है हम उस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले एक कविता हम लेते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं से। तीनों कविताएं जो आपके कोर्स में हैं वो सब फूल नहीं रंग बोलते हैं से ही हैं, केदार जी की के संग्रह से। और उसमें एक कविता है, मुझे नदी से बहुत प्यार है। जरा कविता को देखें, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि निराला के काव्य के प्रकृति चित्रण या पंत के प्रकृति चित्रण से कितना भिन्न है केदारनाथ अग्रवाल का प्रकृति चित्रण, और कैसे उसके मायने बदल जाते हैं। प्रकृति के किस हिस्से को वो देखता है, कहाँ वो जो है अपनी संवेदना का पक्ष रचता है। अब देखें, कविता शुरू होती है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे भी जन से बहुत प्यार है। और आखिरी बंद है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब ज़रा देखें कि वह चिड़िया जो चोंच मारती है नदी के सीने में, लेकिन वो चोंच सीने में चोट करने के लिए नहीं मारती, वह नदी का दिल टटोलती है। यानी कि उसकी रजामंदी की बात करती है कि वो रजामंद है कि नहीं। अगर नदी की रजामंदी नहीं होगी, उसका दिल टटोलती है चोंच मारकर, तो वो जल का मोती नहीं ले जाएगी। अब आप देखें कि प्रगतिवाद का एक कवि माने केदारनाथ अग्रवाल किस प्रकार लेने की प्रक्रिया में, जब आप किसी से कुछ लेते हैं तो ही उसकी सहमत असहमत का महत्व है। ऐसा नहीं कि पूंजीपति वर्ग और शोषक वर्ग की तरह झपट्टा मारकर उसका हक हिस्सा, यानी मजदूर और गरीब और किसान वर्ग का हक हिस्सा छीन लेना, उसकी सहमत असहमत का कोई पक्ष न, सादे कागज पर जबरदस्ती अंगूठा लगवा लेना, लगवाती रही है हमारी जमींदारी और सामंती व्यवस्था। तो उसके बरक्स जरा आप चिड़िया का माने प्रकृति के भीतर से वो आदर्श रखते हैं, प्रकृति के भीतर से वो प्रतिमान रखते हैं कि चिड़िया जब नदी में अपने चोंच से पानी लेती है, तो वो पानी लेने के पहले मानो नदी का दिल टटोलती है, और दिल टटोलने का मतलब उसकी रजामंदी की गुजारिश करती है, और फिर वो वहाँ से जल का मोती, जल को भी उन्होंने केवल जल नहीं कहा, केदार जी उसे मोती कहते हैं। यानी कि जल के महत्व को प्रतिपादित कर रहे हैं कि जल उस चिड़िया के लिए उस मोती की तरह, ये केवल सौंदर्य चित्रण नहीं है। मोती कहना जल के महत्ता का भी प्रतिपादन है, जो कि आज जब आप भयानक जल संकट से गुजर रहे हैं, तमाम भारत के शहर गर्मियों के दिनों में जलविहीन हो जाते हैं, और इसके समाचार आप सुनते ही रहते हैं। और वो समाचार नहीं, अब धीरे धीरे हमारी खुद की ज़िंदगी में आने की कगार पर है वो परिस्थितियाँ। तो उस समय उसको मोती कहना केदार जी की कविता के तई एक महत्वपूर्ण पर्यावरण और जीवन के प्रति एक महत्वपूर्ण संजीदगी का पक्ष है, जिसे आपको देखना पड़ेगा। वह छोटी गर्बीली चिड़िया, गौर करिएगा, छोटी के साथ गर्बीली विशेषण लगाते हैं चिड़िया के आगे। चिड़िया विशेष है, कैसी है चिड़िया? छोटी है पर गर्बीली है, उसे हीनता बोध नहीं है कि वो छोटी है। तो छोटों का सौंदर्य, अभी कल हम लोग बातचीत कर रहे थे
बादल राग कविता के बारे में निराला के, जहाँ पर छोटे ही हिल हिल कर शोभा पाते, बादल राग कविता में वो लिखते हैं जो छोटे पौधे हैं वो शोभा पाते, बादल बरसता है तो आंधी आती है तो बड़े टूटते हैं। तो बड़ों के बरस छोटों का सौंदर्य बोध, यानी कि जो बुर्जुआ और पूंजीपति वर्ग है, जो सामंत वर्ग है, जो शोषक वर्ग है, जो सुविधाजीवी वर्ग है, उसकी जगह पर गरीब, किसान, दलित, मजदूर, यानी जो छोटे समाज के तथाकथित छोटे लोग हैं, उनके पक्ष में सौंदर्य बोध का विस्थापन किस प्रकार छायावाद से ही शुरू हो जाता है और केदार जी के यहाँ आकर या नागार्जुन त्रिलोचन के यहाँ यानी प्रगतिवाद में आकर के पूरी तरह मुखर हो जाता है। तो ये छोटों के पक्ष का सौंदर्य बोध, माने छोटे सुंदर लगते हैं और उनका गर्व, उनका गर्वीलापन, गर्वीलेपन का मतलब उनका जो आत्मविश्वास है, जो स्वाभिमान है उसकी तरफ, क्योंकि जो ऊंची जातियां हैं, जो ऊंचे आर्थिक रूप से ऊंचे लोग हैं, जो जमींदार हैं, जो सामंत हैं, इन सारे लोगों ने अगर सबसे ज़्यादा कहीं प्रहार किया और जो सबसे ज़्यादा दुखदाई और अमानवीय बात है वह है छोटे और गरीब और दलित लोगों के आत्मसम्मान पर चोट। वो जो आत्मसम्मान पर चोट है वो लगातार मुसलसल जारी है, अभी तक आज़ाद भारत में हमारे समय तक जारी है। आप सभी इससे रूबरू होते रहते हैं। इसीलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा की बात की गई कि हमें किसी व्यक्ति की गरिमा से खेलने का कोई अधिकार नहीं। तो मित्रों, ये देखें, गर्वीली चिड़िया जो उसका स्वाभिमान और आत्मविश्वास है, इन दोनों को बचा के रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। हमें अपने मानवीय व्यवहारों में भी इसका ध्यान रखना चाहिए। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। ये तो टेक है कविता की, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वो नदी से पानी पीती है लेकिन उससे मोहब्बत करती है, प्यार करती है। यानी कि जिससे हम कुछ लेते हैं, लेने में कोई बुराई नहीं, लेकिन बड़ी आत्मीयता से लेने की तहजीब होनी चाहिए, छीनना नहीं, लेने में भी एक आत्मीयता। अब ये देखिए, प्रकृति के बड़े ही छोटे से तत्व, पंछी को, एक चिड़िया को उठा करके कैसे कवि ने अपने प्रकृति प्रेम को और उससे मानवीय समाज में जो हकमारी की पूरी परंपरा रही है, जो शोषक वर्ग के द्वारा मानवीय गरिमा को खंड खंड करके जो हकमारी की परंपरा रही है, उसके खिलाफ ये कविता प्रतिरोध करती हुई आती है। कविता के जो शुरू के बंद हैं, आपको उनसे जोड़ता हूँ। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी माने जोन्हरी के दाने, माने जोन्हरी के दानों में चोंच मारकर, जोन्हरी माने मक्का, उसमें जो है जो चिड़िया रुचि से रस को चूसती है, रस खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। छोटी भी हूँ और संतोषी भी हूँ। अब देखिए यहाँ पर संतोष शब्द भी, यानी कि जितना हमें आवश्यकता है हमें उतना ही उपभोग करना चाहिए। बहुत अधिक संचय, बहुत अधिक संसाधनों का अपने पक्ष में हस्तांतरण, यह पूंजीवाद की प्रवृत्ति है। एक अंबानी अडानी के पास लाखों करोड़ों भारतीयों के संपत्ति के बराबर संपत्ति है। ये जो पूंजी का केंद्रीकरण है, जो धन और संपदा और संसाधनों का केंद्रीकरण है, उसके खिलाफ है चिड़िया का स्वरूप जो केदार जी रच रहे हैं। संतोषी यानी कि अपनी आवश्यकता के अनुरूप संसाधनों का उपभोग। आप सभी जानते हैं कम्युनिज्म में, मार्क्सवाद में जो समाजवाद और साम्यवाद का सिद्धांत है, साम्यवाद का सिद्धांत तो यही कहता है कि आवश्यकता के अनुसार आपका वितरण किया जाएगा और योग्यता के अनुसार आप काम करेंगे। माने जितनी आपकी योग्यता आप काम करिए, लेकिन जो उत्पादन होगा वह आवश्यकता के अनुसार बांटा जाएगा। जिसकी जितनी आवश्यकता होगी उसको उतना उस उत्पादन में से हिस्सा दिया जाएगा। समाजवाद कहता है कि योग्यता के अनुरूप जो है, आवश्यकता के अनुरूप हम काम करवाएंगे और उसी के अनुरूप हम उसका वितरण कर देंगे। यानी कि समाजवाद में और साम्यवाद में आवश्यकता और योग्यता के आधार पर उत्पादन और वितरण का सवाल है।
माने जितना आपको ज़रूरत है उतने लीजिए, योग्यता अधिक है तो आप ज़्यादा काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं प्रोफेसर हूँ तो मुझे ज़्यादा योगदान करना होगा एक मोची की तुलना में। पर जब वितरण का प्रश्न आए तो कम्युनिज्म ये कहता है कि मैं प्रोफेसर हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरी जो ज़रूरत है उतना ले लें, से जो ज़रूरत नहीं उसको हमें छोड़ना होगा अन्य लोगों के लिए। तो ये सिद्धांत है कम्युनिज्म का। उसको देखिए कितनी खूबसूरती से पिरोया है कविता में। विचारधारा कैसे संवेदना में ढल करके कविता में आती है, इसका खूबसूरत उदाहरण है ये छोटी सी कविता मुझे नदी से बहुत प्यार है। विचारधारा को जस का तस जैसे पंत अपने बाद की कविताओं में करते हैं, जब वो युगांत के बाद प्रगतिवादी पथ पर आते हैं तो वहाँ पर उनकी कविताएं गड़बड़ा जाती हैं। इसीलिए गड़बड़ाती हैं क्योंकि वो विचारधारा उन कविताओं में थोपी सी जान पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जरा देखें केदार जी की कविता में पूरा का पूरा कम्युनिज्म का सिद्धांत आ रहा है, लेकिन कविता में वह छोटी संतोषी चिड़िया, वह छोटी गर्बीली चिड़िया, संतोषी और गर्बीली से ही उन्होंने उस पूरे आत्मविश्वास और पूरी शोषण की परंपरा और उस पूरे जो है आवश्यकता के अनुरूप संसाधनों के उपभोग की विचारधारा को स्थापित कर दिया है, कविता में ढाल दिया है। ये है काव्य कला और ये है काव्य भाषा की कारीगरी, जो कि बहुत सहज सरल भाषा में भी कैसे वो रस भर देती है। तो जोन्हरी के, और गौर करिएगा, उपभोग बुरी बात नहीं है। जोन्हरी के दानों में चोंच मारना वो अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रकृति का नियम है कि एक दूसरे को, एक खाद्य श्रृंखला बनी हुई है। आप खाद्य श्रृंखला से परिचित होंगे। तो शेर तो शिकार करेगा ही, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतना, शेर भी उतना ही शिकार करता है। पेट भरने के बाद वो किसी को मारता नहीं है। लेकिन हम कितना संचय कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सारे संसाधन हमारे पास हो और दूसरे लोग उस संसाधन से च्युत हो जाए। ये जो भयानक राक्षसी प्रवृत्ति है, ये है पूंजीवाद का पेट, बहुत बड़ा पेट है उसका। मित्रों, फिर वो लाइन आती है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अब ये देखिए, अन्न से प्यार की परंपरा हमारे यहाँ धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, लेकिन तमाम एनजीओज और सामाजिक संगठन जो पार्टियों में खाने बच जाते हैं उनको कलेक्ट करके गरीबों में बांटती है। अभी कोरोना काल में इस तरह के तमाम ऑर्गेनाइजेशन सामने आए। और हमारी परिवारों में, घरों में परंपरा है कि बड़े बुजुर्ग जब खाना खाने बैठते थे तो आप जानते हैं कि वे पहले चिड़िया के लिए, जानवर के लिए, गाय भैंस के लिए कौरा निकालते थे, कुत्तों के लिए, और फिर उसको जो है, वो जो नागार्जुन कविता आप पढ़ते हैं कि कौवे ने पाँखें खुजलाई। कौवा क्यों पाँखें खुजला रहा था धुआं देखकर? इसीलिए कि उसको पता है कि कुछ मिलेगा। तो कौवे की पाँखें खुजलाने, कौवा पाँखें खुजला सके इसके लिए बड़े बुजुर्ग करते थे, और पहले थाली को प्रणाम करते थे, उसके बाद खाना खाते थे, और कई बार तो उसको धो करके पी जाते थे। अन्न की इज्जत करना इसको कहते थे। तो साथियों, ये है। जबकि अब हमारे यहाँ उस तरह की परंपरा ख़त्म हो रही है, वो तहजीब खत्म हो रही है। तो ये कविता देखेंगे, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बन बाबा के खातिर। अब बन को बाबा कहा, कितना आत्मीय संबोधन है। बूढ़े बन बाबा के खातिर वो रस उड़ेल कर गा लेती है। अपने बुजुर्गों की जो इज्जत है, अपने बुजुर्गों का जो अपने परिवार जीवन में जो स्थान है, जो महत्व है, उस स्पेस लगभग खत्म होता, वो जाकर अनाथालयों में और सेवाग्रामों में जाके खत्म हो रहा है। बच्चा अमेरिका में है और तमाम अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनी और विदेशों में और यहीं भारत में तमाम जगह, सुदूर जगहों पर है, और माता पिता का कोई रखरखाव नहीं, कोई ख्याल नहीं। कई बार तो वो ले जाकर छोड़ आता है उन जगहों पर जहाँ बूढ़े बुजुर्गों की सेवा होती है, वृद्धाश्रमों में। तो ये कविता किस प्रकार हमें हमारी तहजीब से जोड़ती है, हमारी परंपराओं से जोड़ती है, और उन लोक की मजबूत और बहुत ही स्वस्थ परंपराओं से जोड़ती है। वो कोई वर्चस्ववादी परंपरा से नहीं जोड़ती। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, यहाँ पर देखें, छोटी के साथ मुँह बोली विशेषण अद्भुत है। मुँह बोली का मतलब क्या है? मुँह बोली का मतलब है प्यारी। चिड़िया के प्रति भी कभी यहाँ प्यार दिखाता है। मुँह बोली तो हम अपने भाई बहन को कहते हैं, मुँह बोली बहन या मुँह बोली
भाई मुँह बोला भाई या मुँह बोली बहन, यानी कि उसके साथ एक भ्रातृत्व है, एक फ्रैटर्निटी है, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल अंग है। अब आप देखिए कि भ्रातृत्व का जो कंसेप्ट है, जो संवेदना है, उसको मुँह बोली से कैसे कविता में दर्ज करता है केदारनाथ अग्रवाल जैसा कवि, ये आपको जो है पता चलेगा। तो प्रकृति के इन पक्षों पर, प्रकृति के इन अवयवों को उठाकर मानवीय समाज और संवेदना को और जन पक्षधरता को, उपभोग और संचय की इस प्रवृत्ति को, प्रेम और आत्मीयता की हमारी भारतीय परंपरा को कैसे ये कविता दर्ज करती है, आप तक मैं आशा करता हूँ जरूर पहुँचा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।